ओके, गुड मॉर्निंग। हाँ देखो कैसे बच्चे हैं। क्या हुआ, मॉर्निंग गुड नहीं है तुम्हारी आज? हाँ, इतनी तो ठंडी नहीं है जितना तुम ऐसे 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 बैठे हो। हाँ, इतनी ठंड हो रही है क्या? और तुमको तो एकदम लगनी ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम सुबह से पढ़ रहे हो, है ना? तो तुम्हारा दिमाग तो वैसे ही पक जाना चाहिए पूरा अभी तक। चलो, लॉ की क्लास हुई ना अभी, खाली मॉर्निंग में। सेकंड मेरी तो होती है नहीं, थर्ड होती है। फर्स्ट किसकी होती है? अच्छा, कहाँ शिफ्ट करा दें? पहला लॉ करा दें? क्यों? बीच में टैक्स? नहीं, क्या प्रॉब्लम है? लॉ सेकंड है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? किस पर्सपेक्टिव से कह रहे हो तुम? टैक्स नहीं पढ़ना पहले इसलिए? लॉ पहले पढ़ के खत्म हो जाए इसलिए? चलो ओके, चैप्टर नंबर 2 हम लोग कर रहे थे कल, और हमने कल थोड़ा बेसिक्स की बात करी थी कि चैप्टर नंबर 2 में आखिर है क्या। जहां हमने देखा कि चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली जो एस ए लिंक होता है उसका नंबर क्या है? वेरी गुड। सो ऐसे 300 से ये चैप्टर लिंक हो रहा है और जिसका नाम क्या था? प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ, परफेक्ट। ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये आपका पूरा चैप्टर लिंक होता है, जिसमें 3 चीजों की बात करी गई है: ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट स्ट्रैटेजी। कल हमने शुरू कर दिया था, हमने देखा था, मैंने आपको कुछ लिखवाया भी था ऑडिट स्ट्रैटेजी के बारे में कि ऑडिट स्ट्रैटेजी एक ब्रॉड गाइडलाइन है जिसके अकॉर्डिंग क्या बनता है? प्लान बनता है। कल अपन ने वो 12th क्लास फाउंडेशन और वो भी सारा बात करी थी कि कैसे कोई चीज स्ट्रैटेजी बनती है, फिर प्लान बनता है और डिटेल करके उसका प्रोग्राम बनता है। तो कल स्ट्रैटेजी हम शुरू कर चुके थे और हमने एक बेनिफिट वाला क्वेश्चन भी देखा था स्ट्रैटेजी का। ये जो बेनिफिट्स दिए हुए हैं ये किसके रिगार्ड में दिए हुए हैं? पर्सोनल या फिर रिसोर्सेज, जो एम्प्लॉइज है बेसिकली। 4 बेनिफिट हमने कल देखे थे कि यार ऑडिट स्ट्रैटेजी जब एक ब्रॉड गाइडलाइन आप पहले से ही डेवलप कर लेते हो किसी भी ऑडिट को चालू करने से पहले, तो उससे बेसिकली आपको 4 फायदे होते हैं रिसोर्सेज को लेकर। वो है, आपको ये पहले ही अंदाजा लग जाता है कि किसको भेजना है, कितने लोगों को भेजना है, कब भेजना है, उन्हें मैनेज कैसे करना है। ये बात कल हमने देख ली थी। याद है सबको? सारी चीजें याद है? आगे बढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। कि यार ये ओवरऑल हम कर तो रहे हैं लेकिन इसको बनाना कैसे है? स्ट्रैटेजी बनेगी कैसे? प्लान तो बहुत बात की बात है, स्ट्रैटेजी पहले बनेगी कैसे? सो एज पर ऐसे, देखो इन्होंने क्वेश्चन का आंसर भी कहां से स्टार्ट किया है? एज पर ऐसे। ओके, ऐसे ही आपको भी जहां जहां स्टैंडर्ड लिंक हो रहे हैं वहां पे रेफरेंस अगर देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और एक्चुअली कभी कभी तो क्वेश्चन में ही पूछते हैं वो कि ना, बाय प्रोवाइडिंग द रेफरेंस ऑफ द रेलेवेंट ऐसे आंसर द फॉलोइंग। उन क्वेश्चन में तो आपको डेफिनेटली क्या देना पड़ेगा? ऐसे का रेफरेंस देना ही पड़ेगा। एज पर ऐसे 300, ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी दैट सेट द स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। हम स्ट्रैटेजी क्यों बना रहे हैं बेटा? ताकि हम जो ऑडिट करने वाले हैं उसका स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन, किस दिशा में मुझे ऑडिट करनी है, मतलब किस रास्ते मुझे चलना है, जो अपन ने कल बात करी थी, अगर आपको याद हो तो वो एग्जाम्पल है ना, तो उसकी अपन को क्या डिसाइड करना है? स्कोप, टाइमिंग और नेचर, या फिर आपको डायरेक्शन डिसाइड करना है। इन एस्टैब्लिशिंग द स्ट्रैटेजी द ऑडिटर शैल, जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको खाली ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। देखो आप कौन से टाइप की एंगेजमेंट में एंगेज हो वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर देखो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ऑडिट भी ना बहुत तरह की होती है। आप टैक्स पढ़ रहे हो, टैक्स ऑडिट होती है, पढ़ा है आपने? टैक्स के अंदर आ गया, टैक्स ऑडिट का पॉइंट आ गया। आपका टर्नओवर एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर चला जाता है तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी जरूरी होती है, वो टैक्स ऑडिट है, ठीक है। एक होती है बातें नहीं, एक होती है स्टैट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो अभी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, मैंडेटरी ऑडिट्स करके एक टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें मैंने तुम्हें लिस्ट भी दी थी, पढ़ के सुनाई थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कंपनीज को और बैंकिंग कंपनीज को ऐसी एक लिस्ट थी जिनको करवानी क्या थी? मैंडेटरी थी। तो वो जिस जिस लॉ के अंडर ऑडिट कराते हैं उनकी वो ऑडिट कहलाती है स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपकी ऑडिट का?
टैक्स ऑडिट करवा रहे हो, स्टैट ऑडिट करवा रहे हो, किस तरह की ऑडिट आप करवा रहे हो। तो देखो, अगर मुझे ऑडिट करनी तो पहले कैरेक्टरिस्टिक को समझ के जाना पड़ेगा ना कि सामने वाला बंदा मुझे कौन से तरह की ऑडिट करने के लिए एंगेज कर रहा है। Ascertain the reporting objective of the engagement to plan the timing of audit and the nature of communication required। देखो एक्चुअली अगर आप इसमें नीचे देखोगे ना तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन वही मिल जाएगा। एक मिनट, सारे दे रखे हैं तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, अपन इसको अलग तरह से पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, सेकंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ का। तो अपन एक्सप्लेनेशन पॉइंट के साथ साथ पढ़ते जाते हैं, उससे रिपीटेशन नहीं करना पड़ेगा बिना बात का। ओके, देखो, कंसिडरेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। It is important for auditor to identify the scope of engagement. Only a well-identified scope can lead to establishment of a sound strategy. There are many characteristics of engagement defining its scope। देखो, मैं तुम्हें पहले एक बात बताती हूँ। कुछ अटेम्प्ट पहले ये क्वेश्चन खाली इतना ही आता था कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल स्ट्रेटजी। उसमें 4-5 पॉइंट अपन लिखाते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एक अटेम्प्ट में इन्होंने तिकड़म लगा दी। इन्होंने इस पॉइंट को पूछ लिया फर्स्ट वाले को कि ना एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट, इसका मतलब क्या है। तो वहां पे बच्चे जीरो हो गए। यार हमें 5 पॉइंट तो पता है कि स्ट्रैटेजी बनाते टाइम क्या क्या 5 चीजें मुझे देखनी है, पर वो पहली चीज में क्या देखना है ये हमें नहीं पता। तो इसके बाद से फिर जब बुक्स आई और जब आईसीआई ने भी चीजें प्रिंट करी और जब बाकी ऑथर्स की भी बुक आई, तो इन्होंने सारे पॉइंट्स को ही क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि यार पता नहीं, अभी तो फर्स्ट पूछा है, कल को जाके सेकंड पूछ ले। रिपोर्टिंग वाला भी आया हुआ है पॉइंट एक बार कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्या मतलब है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव का। स्ट्रैटेजी बनाते टाइम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव देखने हैं मुझे, ये पॉइंट बोलता है, पर मतलब क्या है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव का। तो इसलिए सारे ही पॉइंट्स को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि बच्चे का दिमाग तो नहीं चलेगा खुद से, तो भाई 5 पॉइंट को यहाँ पे क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। पता नहीं यार, कुछ भी पूछ सकते हैं लोग, ठीक है। चलो, तो पहला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट। तो जब ऑडिटर बोलता है कि स्ट्रैटेजी बनाते टाइम मुझे उस एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना बहुत ही जरूरी है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है। देखो, एफआरएफ एप्लीकेबल टू द एंटिटी, बेसिक सी बात है। कौन से एफआरएफ के अंदर उसके अकाउंट्स बने होंगे, क्या ऑडिट चालू करने से पहले ही मुझे पता होना चाहिए? डेफिनेटली पता होना चाहिए। स्ट्रैटेजी तो पहला काम है, स्ट्रैटेजी बनाते टाइम ही तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा एफआरएफ वर्क कर रहा है। तुम्हें उसकी नॉलेज तो है क्या, ठीक है। बैंकिंग के लिए अलग एफआरएफ होता है, तुम्हारी कंपनीज के लिए शेड्यूल 3 लगता है, तो अलग अलग एफआरएफ के अंदर चीजें बनती है। तो एफआरएफ क्या है और क्या मतलब है कैरेक्टरिस्टिक का। नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग नीड फॉर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखो, एक कंपनी है, कॉन्ग्लोमेरेट कंपनीज जो होती है वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत हजारों तरह के प्रोडक्ट बनाती है। यार तुम नेस्ले ले लो, तुम आईटीसी ले लो, ठीक है, कितने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स वो बना रही है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन से सेगमेंट की ऑडिट करने के लिए एंगेज किया गया है, ये भी उसके कैरेक्टरिस्टिक का ही हिस्सा है। कहीं वो सेगमेंट ऐसा तो नहीं है जिसके लिए तुम्हें कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज लगती हो या किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़े। तो पहले से ही हमें समझ लेना चाहिए कि कौन से सेगमेंट की ऑडिट के लिए हमें एंगेज किया, ये भी कैरेक्टरिस्टिक का ही हिस्सा है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री रेगुलेटर। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है, टेलीकॉम कंपनी, ठीक है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो सारा काम करेगी, अकाउंट्स बनाएगी, उसको रिपोर्ट करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना टेलीकॉम इंडस्ट्री का अपना भी एक रेगुलेटर है। कौन है? यस, कौन है? ट्राई। ओके, टेलीकम्युनिकेशन, आगे क्या है, टेलीकम्युनिकेशन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। सो ट्राई रेगुलेट करता है टेलीकॉम इंडस्ट्री को। सो ट्राई भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्पेसिफिकली टेलीकॉम कंपनी से क्या करता है, मांगता है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है। ओके, तो जब भी आप इस तरह की किसी इंडस्ट्री को या इस तरह की किसी कंपनी को ऑडिट करते हो, आपको पहले से ही समझ लेना चाहिए कि इसका अगर कोई और भी रेगुलेटर है तो वो भी क्या कोई अलग चीज मांगता है क्या। अगर तुमको नहीं पता होगा तो तुम चेक ही नहीं करोगे कि उसने वो फुलफिल किया है या नहीं, तो तुम्हारी ऑडिट पूरी ही होगी नहीं, हो ही नहीं सकती। तो तुम्हें वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक का ही हिस्सा बन जाता है। और एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट। देखो कैसा होता है ना, कभी कभी पिछले साल के ऑडिट में कोई बहुत ही खास एविडेंसेस, खास सबूत मिले होते हैं जिसकी तुम्हें स्टडी करनी पड़ती है कि यार कहीं वो चीज इस बार भी लिंक नहीं कर रही या फिर उसका इस बार भी कोई इफेक्ट तो नहीं है। तो ये क्या, ये सारे तुम्हें नहीं लगता ये सब प्रीलिम एक्टिविटीज है?
प्रीलिम का मतलब क्या होता है, चीज चालू करने से पहले जो तुम काम करते हो वो सारा प्रीलिम कहलाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक में सारा ही क्या आ रहा है, प्रीलिम टाइप की एक्टिविटीज आ रही है ना। जैसे कि एफआरएफ कौन सा एप्लीकेबल होगा, बिजनेस सेगमेंट तुम्हें कौन सा ऑडिट करना है, कौन सी इंडस्ट्री से ये बिजनेस बिलोंग करता है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स है क्या, या फिर ऑडिट एविडेंस पिछले साल का जो इस साल भी तुम्हें इफेक्ट कर पा रहा हो। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लाइंट की बिजनेस का नॉलेज लेना भी एक कैरेक्टरिस्टिक का ही हिस्सा हो जाता है कि काम क्या करता है भाई, कौन से मॉडल पे काम करता है, क्या काम करता है, ठीक है। हालांकि वो आपकी प्लानिंग के अंदर और डिटेल के अंदर आएगा। ओके, दूसरा पॉइंट बोलते हैं स्ट्रैटेजी बनाते टाइम जो देखना है वो है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। क्या होता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन देना, और दूसरा रिपोर्ट देना, है ना। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारी चीजें आती है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, समझो कि ना मेरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव बोलता है कि मुझे 2 महीने में रिपोर्ट देनी है। कब देनी है? तो क्या मैं मेरी स्ट्रैटेजी 2 महीने के अकॉर्डिंग बनाऊंगी? नहीं बनाओगे? हाँ, मतलब यार 2 महीने के 3 महीने के हिसाब से तो नहीं बना सकती ना। अगर तुम अपना रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव सोचकर ही नहीं चलोगे तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या उस अकॉर्डिंग बन पाएगी? क्या तुम टाइमली वर्क कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि कभी कभी ना मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में ना डिसाइड होता है कि ना ऑडिटर साहब आप मुझे ना हर 15 दिन के बाद ना अपना ऑडिट स्टेटस दोगे। यार उनको रिपोर्ट सबमिट करनी है ना, एजीएम करवाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट करवाने हैं, तो जल्दी ज्यादा किसको रहती है? मैनेजमेंट को रहती है ऑडिट करवाने की, यार फटाफट तुम रिपोर्ट छापो ताकि हम एजीएम करवाएं, ठीक है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं आपस में कि हर 15 दिन से तुम मुझे क्या दोगे? ऑडिट स्टेटस दोगे कि भाई कहाँ काम पहुंचा, कितना काम पहुंचा। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव बन गया ये भी मेरा। जब तक मुझे इसका पता नहीं होगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को मैं स्ट्रैटेजी में ही लेकर नहीं चलूंगी, तो क्या तुम उसके अकॉर्डिंग काम करोगे? नहीं कर सकते। इसीलिए स्ट्रैटेजी में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को भी देखना जरूरी है। अब और क्या क्या रिपोर्टिंग में देखेंगे, देखो ascertaining the objective of engagement, ascertaining the reporting objective of engagement helps the auditor to plan the timing of different audit procedure and also the nature of communication. Some of the instances to be considered are, एग्जाम्पल दिया है, ये क्या है भाई मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग सच एज द इंटरिम एंड फाइनल स्टेजेस, कब कब रिपोर्टिंग करनी है, टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी टू डिस्कस द एनटीई ऑफ द ऑडिट वर्क। ये अभी जो मैंने तुम्हें बताया ना स्टेटस वाला, ये वो है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में क्या एग्जांपल लिया है कि भाई मुझे टीसीडब्ल्यूजी, ये टीसीडब्ल्यूजी क्या होता है? तुम्हारे लॉ का शब्द है, मेरा शब्द नहीं है। एक शब्द होता है मैनेजमेंट, एक शब्द होता है टीसीडब्ल्यूजी। क्या होता है टीसीडब्ल्यूजी? हाँ क्या होता है? दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, दोज चार्ज्ड विद, जो मालिक है, ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? जो काम कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब क्या है? मैनेजमेंट। बेसिकली बीओडी को मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। टीसीडब्ल्यूजी उनसे ऊपर वाले लोग, अंबानी है, अंबानी की बीओडी क्या है? रिलायंस की बीओडी क्या है? मैनेजमेंट। अंबानी क्या है? टीसीडब्ल्यूजी है। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जिसके पास स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने का क्या है? अधिकार है। बहुत सारी कंपनीज में दोनों सेम भी होते हैं। जब मिड लेवल कंपनीज होती है, जब हायर लेवल कंपनीज हो जाती है, दोनों क्या हो जाते हैं, है ना। जब डेली मैनेजमेंट में बड़े लोग नहीं आ सकते तो वो टीसीडब्ल्यूजी हो जाते हैं, और नीचे वाले क्या हो जाते हैं? मैनेजमेंट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? कभी कभी सेम भी होता है, जब मिड लेवल कंपनीज होती है, यार मैं ही मैनेजमेंट हूं, मैं ही टीसीडब्ल्यूजी हूं, ऐसा भी होता है। ओके, सो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कि यार आपको देखना पड़ेगा स्ट्रेटेजी बनाते टाइम कि टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट जिसके भी साथ आपको मीटिंग्स कब करनी है, ताकि आप अपना ऑडिट वर्क का क्या दे सको, उनको स्टेटस दे सको। डिस्कशन विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड टाइमिंग एंड टाइप ऑफ द रिपोर्ट्स टू बी। स्ट्रैटेजी में ही आपको इंक्लूड कर लेना है कि भाई तुम्हें रिपोर्ट कब चाहिए भाई, और तुम्हें किस तरह की चाहिए, ठीक है, किस टाइप की चाहिए और कब चाहिए, वो ऑलरेडी डिस्कस हो जाता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर ही स्ट्रैटेजी बनाते टाइम। एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, इंक्लूडिंग द नेचर, टाइमिंग ऑफ टीम मीटिंग्स एंड टाइमिंग्स ऑफ द रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड। ये आपस की बात है। फोर्थ पॉइंट किसके रिगार्डिंग है कि यार मैनेजमेंट के साथ कब मीटिंग करनी है, मैनेजमेंट को कब रिपोर्ट देनी है, मैनेजमेंट को कब स्टेटस देना है, ये सब तो मेरे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में आता ही है। लेकिन मेरी टीम में मुझे आपस में कब मीटिंग करनी है, मुझे मेरे जूनियर से कब रिपोर्ट लेनी है, उनका रिव्यू कब करना है,
ये भी मेरे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव में ही इंक्लूड किया जाएगा। सो रिपोर्ट का मतलब सीधी बात है, चाहे टीम वाले तुम्हें रिपोर्ट दे रहे हो, चाहे तुम मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे रहे हो, वो सारा ही तुम्हारा क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। तीसरा पॉइंट, तीसरी चीज जो स्ट्रैटेजी बनाते टाइम हम कंसिडर करेंगे, ये तुम्हारा इस बार का एडिशन है, ये पिछली बार नहीं था, ये 2 ही पॉइंट डिस्क्राइब कर रहे थे पिछली बार तक, ये तुम्हारे नए मॉड्यूल में आया है इस बार। देखो ये न्यू है, न्यू मेरे लिए हल्का सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा तीसरा? टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड। डिस्कशन विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग, ये वाला ना, एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट। अरे जो मैंने पहली बात बताई थी कि भाई मैनेजमेंट से तुम्हें डिस्कस करना पड़ेगा कि तुम्हें कब रिपोर्ट इशू करनी है, 2 महीने में, 2.5 महीने में तुम्हें एजीएम कब कंडक्ट करनी है, उसके हिसाब से रिपोर्ट कब इशू करनी है, उसका टाइमिंग और उसका टाइप, किस टाइप की रिपोर्ट इशू करनी है। भाई टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट है, स्टैट ऑडिट की रिपोर्ट है, किस टाइप की ऑडिट रिपोर्ट तुम्हें इशू करनी, ठीक है। चलें आगे, चलो। कंसिडरेशन ऑफ फैक्टर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट। जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाओगे आपको कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक सेकंड रुको यार, सॉरी। जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाओगे आपको कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे जिसको तुम्हें कंसीडर करना पड़ेगा, दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट, जिसके द्वारा आप अपनी टीम को मैनेज करोगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाते टाइम ही तुम्हें कुछ ऐसे डायरेक्शंस लेने पड़ेंगे या कुछ ऐसे कंसिडरेशंस लेने पड़ेंगे जिससे तुम अपनी टीम को क्या करोगे, मैनेज करोगे। पढ़ो, कौन पढ़ेगा? पूनम पढ़। Auditor needs to direct efforts of EP towards matters that in his professional judgment are significant. देखो स्ट्रैटेजी बनाते टाइम ही तुम्हें अपनी एंगेजमेंट टीम को उन मैटर्स के टुवर्ड्स क्या करना पड़ेगा बेटा, डायरेक्ट का मतलब है फोकस डलवाना पड़ेगा जो तुम्हारी जजमेंट में क्या है, जरूरी है। मुझे मेरी जजमेंट में लग रहा है कि यार इस कंपनी में ये मैटर बहुत ही ज्यादा क्या है, सेंसिटिव है, सिग्निफिकेंट है, डिबेंचर्स का मैटर बहुत सिग्निफिकेंट है, ठीक है, इसॉप का मैटर बहुत सिग्निफिकेंट है। तो मैं स्ट्रैटेजी बनाते टाइम ही मेरी ईटी, मेरी टीम को जो एफर्ट्स है, जो टीम का जो फोकस है वो वहां डाइवर्ट कर दूंगी। भाई जो भी बंदा इस एरिया को चेक करेगा वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा या एक्स्ट्रा केयर के साथ इस बात को चेक करेगा, क्योंकि ये मेरी जजमेंट में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जब एरिया पे पहुंच जाओगे तब उनको बताओगे क्या? नहीं, स्ट्रैटेजी बनाते टाइम ही मुझे इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आगे Identification of material classes of transactions, account balances and disclosures help auditor in establishing overall audit strategy. प्रिलिमिनरी का मतलब अभी मैंने क्या बताया, काम चालू करने से पहले। जब आप काम ऑडिट चालू करने से पहले ही मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, मटेरियल का मतलब क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ऑडिट चालू करने से पहले ही किसी भी ट्रांजैक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा अकाउंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा डिस्क्लोजर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इन चीजों का पहले से ही अंदाजा लगा लेते हो, पहले से ही आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो, उससे आप ही को हेल्प मिलती है एक अच्छी स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश करने के अंदर। एक तो यार मुझे पता ही नहीं है कि इस कंपनी में क्या जरूरी है, क्या अच्छा है, क्या बेकार है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, मैं स्ट्रैटेजी बना रही हूँ। एक मुझे पता है कि यार ये सेंसिटिव चीज है, मैं अब स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, क्या उसमें फर्क होगा, दिन और रात का फर्क होगा, ठीक है। यही बात यहाँ पर करी गई। आगे बढ़ो। ये नहीं लिखते तो भी ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज्यादा मैटर सिग्निफिकेंट होगा उतनी ही एनर्जी आपको उस मैटर पे देनी पड़ेगी। एनर्जी का मतलब है उतना ही ज्यादा मेहनत आपको उस मैटर पे करनी पड़ेगी। फ्यू एग्जांपल्स पढ़ो। Examples are listed as under. Volume of transactions which may determine whether it is more efficient for the auditor to rely on internal controls. वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, देखो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कभी कभी ना क्या होता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, कब जैसे कि बैंकिंग कंपनी, अथा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, क्या उस पर भी मेरी चीज डिपेंड करेगी कि मेरी स्ट्रैटेजी कैसी होगी? डेफिनेटली करेगी। देखो अगर कम ट्रांजैक्शंस होते हैं ना तो इंटरनल कंट्रोल अगर हल्का सा कमजोर भी है तो भी मुझे चल जाएगा, क्योंकि मैं एक एक ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं चेक कर सकती हूँ। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है और वहां का मुझे इंटरनल कंट्रोल भी कैसा लग रहा है, कमजोर लग रहा है, वहां मेरे को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, वहां मुझे और स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। ओके, और एग्जाम्पल क्या है? Significant industry ठीक है, developments such as changes in industry regulations and new reporting
अगर कोई नया रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आया, समझो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री ने कोई नया रिक्वायरमेंट इशू कर दिया, स्टील इंडस्ट्री ने कोई नया रिक्वायरमेंट इशू कर दिया, कोई नई बात सामने आ गई, तो वहां पर भी मेरी स्ट्रैटेजी अपने आप बदल जाती है। और देखो, अगर कोई एफआरएफ में चेंज होता है, जैसे कि पहले आपकी जो बैलेंस शीट बनती थी वो हॉरिजॉन्टल बनती थी, अभी वर्टिकल बनती है, ओके, किसी टाइम पर चेंज हुआ था, आपके लिए तो खैर बहुत पुरानी बात है, लेकिन किसी टाइम पर तो चेंज हुआ था। जब वो चेंज हुआ था तो ऑडिटर के लिए वो चीज क्या थी, सिग्निफिकेंट थी, ठीक है, तो स्ट्रैटेजी में ही वो कंसिडर करके चलते थे। और कोई लॉ में बदलाव हो रहा है, कोई रेगुलेशन में बदलाव हो रहा है, कोई स्टैट्यूट में बदलाव हो रहा है, वो भी आपके लिए क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट ही होता है। बहुत सारी चीजें सिग्निफिकेंट हो सकती है, ये तो खाली 4 एग्जाम्पल दिए। यार ऐसी कौन सी सिग्निफिकेंट चीजें हो सकती है जो तुम स्ट्रैटेजी में ही कंसिडर करके चलोगे, जहां पे तुम अपने टीम का एफर्ट क्या करोगे, डाइवर्ट करोगे। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स जो ऑडिटर की जजमेंट में क्या हो सकती है, सिग्निफिकेंट हो सकती है। आगे हाँ ठीक है, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो तुम्हें स्ट्रैटेजी बनाने से भी पहले कंसिडर करनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल पर, फॉर एग्जांपल देखो, ऑडिट स्ट्रैटेजी में एक और भी फैक्टर है जो इन्होंने कंसिडर किया है, वो है प्रीलिम एक्टिविटीज। प्रीलिम एक्टिविटीज में इन्होंने पहला एग्जांपल क्या दिया है, प्रीवियस ऑडिट का, ठीक है। पहले साल, पिछले साल जो बंदा ऑडिट करके गया है, उसने ना नेगेटिव ओपिनियन दिया था किसी मैटर के कारण। कैसा ओपिनियन दिया था, क्या तुम उसे इग्नोर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। हाँ, जरूरी नहीं कि इस बार भी नेगेटिव ही आएगा, नहीं, सब अच्छा है, लेकिन वो मैटर मेरे लिए क्या हो गया, सिग्निफिकेंट, स्ट्रैटेजी में ही कंसिडर करके चलूंगी, ठीक है। प्रीलिम एक्टिविटी हो गई मेरे लिए, चालू करने से पहले ही पिछली ऑडिट का जो एक्सपीरियंस है, या तो मेरा या तो किसी और का, उसको भी ध्यान में रखकर मुझे इस बार की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और एग्जांपल देखो, ईटी मेंबर, स्केप्टिसिज्म, और हमेशा प्रीलिम एक्टिविटी में एक चीज शामिल होती है, वो क्या होता है कि ऑडिटर अपनी टीम को एम्फसाइज करता है, फोर्स करता है, उसको इंपॉर्टेंस बताता है किस चीज की, मेंटेनिंग अ क्वेश्चनिंग माइंड। ये क्या होता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इस पॉइंट का एकदम सीधा सा मतलब है कि जो ऑडिटर है वो अपनी टीम को हमेशा इस चीज पर फोकस डलवाता है कि भाई कुछ हो ना हो, तुम्हें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अपने अंदर रखना ही है। ये होता क्या है, कुछ गलत है कि नहीं, क्वेश्चनिंग माइंड जो इन्होंने वर्ड बोला है, क्वेश्चनिंग माइंड, और एक वर्ड होता है अलर्ट माइंड। एक वर्ड क्या होता है, अलर्ट माइंड। हमारे ICAI का लोगो क्या है, हाँ क्या है, ईगल, ईगल, हाँ हाँ, मतलब ईगल ही है ना, हाँ ईगल। ईगल क्यों है हमारा लोगो, बंदर क्यों नहीं है, हाँ, या फिर लायन क्यों नहीं है, टाइगर क्यों नहीं है, मतलब लायन इज अ किंग, राइट, लायन क्यों नहीं है, टाइगर क्यों नहीं है, वाई ईगल, ईगल क्या डिनोट करता है, शार्प माइंड डिनोट करता है, ओके, और अलर्ट माइंड डिनोट करता है, और काफी दूर से भी, यस यस यस। देखो, तुम्हें पता है ईगल की सबसे खास बात जो तुमने अभी बोली वो क्या है, कि वो बहुत ऊंचा उड़ता है। ईगल बहुत ऊंचा उड़ता है ना, जितना मुझे पता है ना, तो बहुत ऊंचा उड़ता है, और उसका जो शिकार होता है ना, वो बहुत नीचे भी होता है, जो छोटे छोटे शिकार होते हैं उसके, करेक्ट, वो बहुत दूर, बहुत ऊंचे से भी अपने शिकार को क्या कर लेता है, देख लेता है, और इतना फोकस, तुम्हें पता है उसकी नजर सिर्फ किस पे रहती है, उस शिकार पे रहती है, इतना ऊंचा उड़ के भी, और वो उसको पकड़ लेता है एज टाइम, जो भी, ठीक है। तो ये ही ऑडिटर का नेचर है कि चाहे कितना भी दूर हो एरर, कितना भी दूर हो फ्रॉड, या कितना भी आपको दिखना, मतलब दिख नहीं रहा हो नॉर्मल लोगों को, लेकिन आपकी नजर इतनी तेज है कि आपको वो दिख जाए, आपका माइंड इतना अलर्ट है। देखो ईगल का माइंड इतना अलर्ट रहता है कि हल्का सा भी वो बर्ड इधर उधर होता है ना, उसका माइंड उधर ही जाता है, ओके। अलर्ट माइंड का क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस है ईगल का। इन द सेम वे ऑडिटर का भी इंपॉर्टेंस क्या है, अलर्ट माइंड। कुछ अपन रखे ना रखे, पूरी ऑडिट में अलर्ट माइंड रहना मेरा बहुत ही जरूरी है, तुम्हें पता है
ये क्वेश्चनिंग माइंड वाली जो बात है, ऑडिटर का एक्चुअली में नेचर ऐसा ही बताया गया है। एक अच्छा ऑडिटर हमेशा क्या करता रहता है, वो कंपनी में आया, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब शांत बैठे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, वो आया, उसका दिमाग पहले क्वेश्चन करेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना क्लियर और इतना अच्छा कैसे हो सकता है कुछ भी, ये भी क्वेश्चन है। कुछ भी तुम्हें कोई सामने वाला आंसर कर रहा है, तुम्हारे दिमाग में उसका क्वेश्चन बैक होना चाहिए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। एक्चुअली में पता है ऑडिट करते करते ना आदमी पगला जाता है, सच में ऐसा सच में भी होता है। जब हमने भी स्टार्ट करी ऑडिट करनी, हमें भी बोला था कि यार तुमको, हमारे बॉस हमसे पूछते थे, ये डॉक्यूमेंट मैंने उसको लाके दे दिया कि यार क्रेडिटर के लिए डॉक्यूमेंट चेक किया, तो क्यों तूने ये क्यों चेक किया और तेरे को ये ठीक क्यों लगा, हाँ इसमें तुझे ये कमी क्यों नहीं दिखी, हर चीज में क्यों, वाई। अगर तुमको सामने वाला बंदा बोल रहा है कि यार बैंक का बैलेंस मेरा 4 करोड़ है, कैसे है, क्या सबूत है, सबूत दे दिया, उसमें भी सबूत ढूंढना, हर चीज में तुम्हें क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चनिंग माइंड होना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चनिंग माइंड हमारे बेसिक नेचर में आता है जब आप ऑडिटर बनते हो। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आपको आंसर कैसे मिलेगा, ठीक है। सो क्वेश्चनिंग माइंड होना बहुत ही जरूरी। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एक ही मतलब है, अलर्ट माइंड। थ्रू आउट द ऑडिट कैसा माइंड रखना है मुझे, अगर चीजें अच्छी और सच्ची, बातें नहीं, अगर चीजें अच्छी और सच्ची दिख भी रही है तो भी तुम्हारा माइंड हमेशा क्या होना चाहिए। और भी एक रीजन है इसको यहां पर देने का, समझो पिछले साल सब कुछ अच्छा था, रिपोर्ट कैसी इशू हुई है, क्लीन क्लीन रिपोर्ट इशू करी हुई है पिछले बार के ऑडिटर ने, तो तुम्हारा दिमाग अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला नहीं होगा, तुम बोलोगे यार कंपनी 10 साल से बढ़िया ही चल रही है, 10 साल से एक बार भी नेगेटिव ओपिनियन नहीं आया है, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं आया है, तो सब कुछ अच्छा ही है। ये गलत है। चाहे सब कितना भी अच्छा हो, तुम्हारे माइंड हमेशा कैसा होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, क्वेश्चनिंग होना चाहिए। दैट इज द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। बात समझ में आ गई? ये बात ही आपको अपनी टीम को समझानी है। लास्ट पॉइंट, एनटीई का तुम्हें मतलब पता चल गया ना, अभी बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, किसी भी चीज का हो सकता है वो। आगे, Selection of EC and assignment of audit work to team members is a significant factor in establishing overall audit strategy. Experienced team members may be assigned in areas where there is higher RMM. RMM, ओके 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 ओके। RMM का मतलब होता है रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, है ना। जिस कंपनी में, जिस एरिया में मटेरियल मिस स्टेटमेंट, डेफिनेशन लिखवाई हुई है मैंने, क्या होता है मतलब इसका, मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या था, अरे मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या लिखवाया है, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, गलतियां। मटेरियल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। सो इंपॉर्टेंट गलतियां जिनका मेरे यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन पर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो जिस कंपनी में, जिस एरिया में मटेरियल मिस स्टेटमेंट के रिस्क ज्यादा होता है, वहां पे हमेशा कौन से मेंबर भेजूंगी मैं, एक्सपीरियंस टीम मेंबर भेजूंगी। ये भी आपके स्ट्रेटेजी का ही, खैर ये बात तो बेनिफिट में भी आ गई थी वैसे, है ना, कि ये भी आपके स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा है। कितने पॉइंट दे रखे हैं स्ट्रैटेजी बनाते टाइम जो तुम्हें चेक करने हैं, कंसीडर करने हैं, अरे बोलो। 5। पहला क्या देखोगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट। दूसरा क्या देखना है मुझे, मेरे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। तीसरा क्या देखना है, सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट, कहां पे मेरी टीम का एफर्ट डाइवर्ट करना है। चौथा प्रीलिम एंगेजमेंट एक्टिविटी, और लास्ट में एनटीई ऑफ रिसोर्सेस। मैम ये याद करने का, ये मुझे पता है थॉरोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, चैप्टर याद करने वाला चैप्टर है बेसिकली, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी होगा। ओके, एक चीज और करेंगे, अभी तो प्लानिंग पढ़ाऊंगी। कल, कल क्या डेट है, ठीक है, और कल क्या है, फ्राइडे, सैटरडे, ओ संडे आ जाएगा बीच में एक, ये चैप्टर पूरा नहीं होगा, ठीक है छोड़ो, अभी पढ़ते ही वो ज्यादा बेटर, चैप्टर तो पूरा नहीं होगा फिर। प्रोग्राम आ गया कि, हाँ ये मेरे आने के बाद ही पूरा होगा ये चैप्टर। संडे आ गया बीच में, संडे नहीं आता तो हो जाता। क्लास रख लूं संडे को, संडे को क्लास रख लूं, किसी एक सब्जेक्ट की होती है कहीं, कभी टैक्स की भी नहीं होती, ठीक है चलो देखते हैं। ओके, हमारी अभी चालू नहीं हुई संडे को क्लासेस,
एक बार चालू होती तो फिर खत्म नहीं होती संडे की क्लासेस कभी। कई बार लेते हैं ना, मतलब होती तो है। क्या हो जाएगा, देखो कैसे बोल रहा है, क्या हो जाएगा, बाद में करा देना। बाद में, अरे वो फ्लो टूट जाता है और कोई बात नहीं है, ठीक है मैम, अच्छा है हमारा, हम मेंटेन रख, तुम मेंटेन रखोगे फ्लो, मैं आऊंगी उस दिन, मुझे चैप्टर पहले वाला सुना दोगे सारा, तो आगे का फ्लो मेंटेन होगा। हाँ 7 को है ना, 6 को आऊंगी मैं। हाँ हाँ, हो सकता है 5 को भी आ जाऊं मैं शायद, मे बी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 5 को तो नहीं आ सकती, 6 फर्स्ट चैप्टर लिख के बताएगा ना वो तो। हाँ हाँ, फ्लो तो इसका ही खराब होएगा ना बीच में। नहीं मजाक की बात है, कोई बात नहीं, अच्छा है तुम्हें टाइम मिल जाएगा 2 दिन एब्जॉर्ब करने के लिए चैप्टर को, चैप्टर थोड़ा भारी है। चलो ऑडिट प्लानिंग, अभी हमने सारी स्ट्रैटेजी डेवलप कर ली है। स्ट्रैटेजी में बेसिकली पता है 2 ही क्वेश्चन आते हैं मोटा मोटी, तुम देख लो, चाहे एक तो बेनिफिट्स वाला और एक कंसिडरेशंस वाला। ये कंसिडरेशन वाला तुम्हारे भारी कर दिया टॉपिक, नहीं तो बहुत ही आसान सा, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था, 5 पॉइंट थे, अब 5 पॉइंट में पॉइंट डाल दिए, झेलो। चलो ऑडिट प्लानिंग, अभी स्ट्रैटेजी हमने बना ली है, सारी चीजें कंसिडर कर ली है, ओवरऑल गाइडलाइन बना ली है, ब्रॉड प्लान बना लिया है, अब हमको क्या करना है, उसकी प्लानिंग करनी है। सो बेसिकली हमने सीए की सारी स्टेजेस देख ली, अब फाउंडेशन के अंदर तुम उतर रहे हो कि अब इसकी मुझे कैसे प्लानिंग करनी है। ओके, एक पहले स्टेप की प्लानिंग। सो प्लान पढ़ो। Development of audit plan. Once overall audit strategy has been established, an audit plan can be developed to address the various matters identified in the overall audit strategy. जो भी चीजें तुमने स्ट्रैटेजी में आइडेंटिफाई करी है, अब उनका क्या बनाओगे, प्लान बनाएंगे। ओके Taking into account the need to achieve the audit objectives through the efficient use of the auditor's स्ट्रैटेजी प्लान बनाते टाइम तुम्हें अपना ऑब्जेक्टिव नहीं भूलना है कि तुम्हारा फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना। आगे बढ़। understanding client's business is one of the important principles in developing an audit plan. In fact, without adequate knowledge of client's business, a proper audit is not possible. तुम ऑडिट की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, कि तुम्हें ना, अच्छा ओके, ये चक्कर ही आ गया क्या जिंदगी में। ठीक है, तुम ऑडिट की प्लानिंग कर रहे हो कि तुम्हें ऑडिट कैसे करनी है, कौन से एरिया को कैसे चेक करना है, पीएनएल को कैसे चेक करना है, बैलेंस शीट को कैसे चेक करना है, फलाना फलाना ये वो, तुम्हें क्लाइंट के बिजनेस का ही नहीं पता ढंग से, ठीक है, तो क्या तुम उसकी प्लानिंग कर पाओगे, नहीं। सो अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स बिजनेस बिकम वेरी वेरी क्रूशियल बिफोर प्लानिंग। किसी भी चीज को प्लान करने से पहले उसको समझना बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट ये ही क्यों, तुम कुछ भी ले लो, तुम किसी भी चीज की प्लानिंग करते हो, तुमको उसका पता ही नहीं है कि उसमें कितने पार्ट्स हैं, कैसा होता है, कैसे काम करती है वो चीज, उसकी क्या खाक प्लानिंग करोगे तुम, ठीक है। सो बेसिकली क्या बात करी गई है यहाँ पर कि आपको क्लाइंट के बिजनेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है, जिसके बिना ऑडिट की प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। ये जो पॉइंट्स है, मुझे चार्ट देना पड़ेगा तुम्हें इस पॉइंट के लिए। पहले देखो, एक बार ये मैं तुम्हें कल पढ़ा दूंगी, ठीक है, ये वाले जो पॉइंट्स है, क्योंकि इसमें जो शब्द है ना वो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे एक्चुअली। मैं एक चार्ट तुम्हें आज अभी दे दूंगी क्लास के तुरंत बाद, तुम लोग नोट करके आओगे, पहले कल अपन वो चार्ट समझेंगे, फिर अपन ये पॉइंट समझेंगे, ठीक है। ओके, ये पढ़ लो, ये तुम्हारा पूरा पढ़ा हुआ है, पढ़ो। रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, ये एक्चुअली आपकी बुक की खास बात क्या है, इसमें ना जो भी टॉपिक है ना वो क्वेश्चन टॉपिक्स है, मतलब क्वेश्चन बनता है ये टॉपिक, ठीक है, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, तो क्वेश्चन को ही टॉपिक बना के दिया हुआ है। अदरवाइज आप मॉड्यूल में देखोगे तो आपको सारे जो टॉपिक्स है वो एक में एक मिलेंगे, एक साथ ही बड़ा सा पैराग्राफ है, उसमें सारी बातें लिखी हुई है, पर इसमें ना थोड़ा सा क्या कर दिया, अच्छा कर दिया, मतलब इसको सॉर्ट कर दिया, क्वेश्चन वाइज टॉपिक बनाए हुए हैं। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि स्ट्रैटेजी और प्लान का क्या रिश्ता है। तो देखो मैंने तुम्हें रिश्ता लिखवा दिया है वैसे ऑलरेडी, दे बोथ आर इंटररिलेटेड। ऑडिट स्ट्रैटेजी इज वन स्टेप, yes, audit plan is developed according to once the audit strategy will change, plan will change, ये रिश्ता है, that's it, ठीक है, पढ़ो। Audit strategy sets the broad overall approach to the audit, whereas audit plan addresses the various matters identified in the overall audit strategy. Yes, ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी ओवरऑल अप्रोच को आइडेंटिफाई करती है, जो आप स्ट्रैटेजी में आइडेंटिफाई करते हो उसकी क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। आगे Audit strategy determines
establishment of audit. Yes. Audit plan describes how strategy is going to be implemented. कोई दिक्कत है क्या इस लाइन में? स्ट्रैटेजी बताती है कि ऑडिट का डायरेक्शन क्या होगा और प्लान बताता है कि स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा. The audit plan is more detailed than the overall audit strategy. इसमें भी कोई दिक्कत है? ऑडिट प्लान हमेशा डिटेल ज्यादा होता है. आगे That includes the LTE of audit procedures to be performed by each member. ऑडिट प्लान में एक एक प्रोसीजर बताया जाता है कि कौन से प्रोसीजर को फॉलो, जैसे कि इंक्वायरी एक प्रोसीजर है, इंस्पेक्शन एक प्रोसीजर है, आप एक और भी प्रोसीजर, देखो प्रोसीजर ना बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि इंक्वायरी हो गया, आपका इंस्पेक्शन हो गया, ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर बहुत बड़ा प्रोसीजर है. ठीक है, खाली ना बैठकर मैथ्स की कैलकुलेशन, अकाउंट्स की कैलकुलेशन करना प्रोसीजर थोड़ी ना है. ऑडिटर अंदर चलकर भी आता है ना, उसकी नजरें हमेशा किस चीज को ढूंढती है, यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सही है, गलत है, कैसा है. ऑब्जर्वेशन भी अपने आप में क्या है, प्रोसीजर है. सो बेसिकली प्लान में आप जो प्रोसीजर आपको लगाने हैं वो सारे भी डिफाइन करते हो. आगे Planning for these audit procedures take place over the course of the audit as the audit plan for the engagement develops. आगे Once the overall audit strategy has been established, an audit plan can be developed to address the various matters identified. ये चौथी बार रिपीट कर रहे हैं लाइन ये. ठीक है, कि जैसी स्ट्रैटेजी बनेगी प्लान भी डेवलप किया जाएगा. तो भाई हम समझ गए. आगे Establishment of the overall audit strategy and the detailed audit plan are not necessarily discrete or sequential processes, but are closely interrelated since changes in one may result in consequential changes to the other. देखो ये ना तुम इसको मार्क भी कर लो इस पॉइंट को. ये पॉइंट आपके ट्रू फॉल्स में पूछा गया है, ये पॉइंट आपके एमसीक्यू में पूछा गया है और ये पॉइंट आपके सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है. क्या बोल रहा है कि स्ट्रैटेजी और प्लान सीक्वेंशियल हो, ये जरूरी नहीं है. 100% स्ट्रैटेजी ब्रॉड होती है, प्लान उसकी डिटेलिंग होती है, लेकिन एक बार डेवलप होने के बाद ना उल्टा सीधा भी होता है. कभी कभी क्या होता है, प्लान में चेंज हो जाता है पहले, फिर स्ट्रैटेजी में बदलते हैं अपन. कभी कभी पहले स्ट्रैटेजी बदल जाती है, फिर हम प्लान बदलते हैं. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस में ही चले कि यार स्ट्रैटेजी बदलेगी पहले तो ही क्या बदलेगा, नहीं. जो डिटेल मैंने प्लान्स में दी है, अगर वहां पे सिचुएशन बदल गई और मेरी डिटेलिंग मुझे बदलनी पड़ गई तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी भी क्या करनी पड़ेगी तुम्हें. तो यार सीक्वेंशियल कहां रहा. तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सीक्वेंशियल हो, लेकिन इंटर रिलेटेड हमेशा होगा. यही बात बोली, बट दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड बिकॉज चेंजेस इन वन मे रिजल्ट इन चेंजेस इन अदर. पर सीक्वेंशियल ही हो ये जरूरी नहीं. एक्चुअली ना जब ये फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन उसमें आया था, ये ट्रू फॉल्स में, तो सब बच्चों ने यही किया था ऑलमोस्ट कि यस इट इज सीक्वेंशियल, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें ऐसा ही लगता है कि यार स्ट्रैटेजी देन प्लान, स्ट्रैटेजी देन प्लान. लेकिन सिर्फ फर्स्ट पॉइंट की बात नहीं करते वो. फर्स्ट पॉइंट पे तो स्ट्रैटेजी बनेगी फिर प्लान बनेगा, लेकिन थ्रू आउट द ऑडिट उल्टा भी हो सकता है. कभी प्लान बदल रहा है फिर स्ट्रैटेजी बदल रही है. सो इट नीड नॉट टू बी सीक्वेंशियल, लेकिन दे आर ऑलवेज इंटर रिलेटेड. ओके, समझ में आ गया. सो एक ये पॉइंट है. आगे पढ़ सोनम पढ़. Overall audit strategy and audit plan, auditor's responsibility. Overall audit strategy and audit plan remains the auditor's responsibility. ये क्वेश्चन भी आपकी ट्रू फॉल्स में आया हुआ है कि स्ट्रैटेजी और प्लान बनाना किसकी जिम्मेदारी है और बदमाशियां करना किसकी जिम्मेदारी है. हाँ है ना, जिम्मेदारी ले रखी है मैम मैंने क्लास में कि क्लास के बच्चों में सबसे ज्यादा बदमाशी कौन करेंगे, हम ही करेंगे. क्या बोल रहा है, डेकोरम. वाह, ये तुम्हारा डेकोरम है. हाँ मतलब बाप रे, तुम अगर ऐसा डेकोरम बना रहे हो, तुम ना बनाओ अगर, तो पता नहीं क्लास का फिर क्या ही हो जाए. इन बच्चों का बहुत डेकोरम देखा मैंने फाउंडेशन में, है ना, भर भर के डेकोरम देखा फाउंडेशन में खाली इनका. पर अब तो बहुत अच्छे बच्चे हो गए. उस टाइम तो और खतरनाक थे फाउंडेशन में तो नहीं हमेशा से अच्छे हैं. चलो, तुम्हारी क्लास में कोई बर्थडे पार्टी तुम कुछ नहीं करते हो क्या? किसी का बर्थडे ही नहीं आ रहा है. वाओ, क्या अच्छा पहले ही हो गए सारे बर्थडे, ऑल डन. वाओ, विंटर्स में किसी का बर्थडे नहीं आता. सोनम का कब है बर्थडे? परसों. वाओ, फिर मैं नहीं रहूंगी. अच्छा संडे है, सोनम के मजे हो गए, कोई पार्टी नहीं देंगे. अच्छा तुम पहले दिन मनाते. सोनम सबको एनिमल मूवी दिखा के लाएगी, है ना. कल ही मना लो. आज लग गया होगा ना पहला शो तो पिक्चर का.
लगी क्या अपने यहाँ पे श्योर? चलो ठीक है, तो सर को बोलो सर बहुत पागल हो गए हम पढ़ पढ़ के, एक दिन हमें तो मूवी दिखा लाओ आप। हाँ हाँ बोले रहने ही दो, इससे अच्छा पढ़ ही लो, वो ज्यादा बेटर है। चलो बेटा, ये पॉइंट एक्चुअली ना बहुत लाइट पॉइंट है, इसलिए ऐसी बात कर दी बीच में। पढ़, सोनम कहाँ गई? पढ़। It is the auditor who is responsible for establishing overall audit strategy and developing audit plans. ओके, ए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? स्ट्रैटेजी के लिए भी। बस 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 हो गया। मतलब एक टॉपिक ऐसे चिंगारी में जैसे लगनी चाहिए, आग तो हम खुद ही लगा लेंगे, है ना? सर्दी वैसे भी बहुत हो रही है। ओके, शांत शांत शांत। ओके, हाउएवर However, audit will discuss elements of planning. ऑडिटर, ढंग से पढ़। However, auditor will discuss elements of planning with entities management without compromising effectiveness of audit. बेसिकली यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो जिम्मेदारी है प्लानिंग की, स्ट्रेटेजी की, वो हमेशा किसके हाथ में रहती है? और एफएस बनाना किसके हाथ में रहती है? ये बार बार रटा रही क्योंकि बहुत बार बेटा ट्रू फॉल्स में पूछा गया है, और बहुत बार बच्चे ना अंधाधुंध गलत करके आ जाते हैं। पता है क्या पूछते हैं? हाँ, कि ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एप्लीकेशन। ओके, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एएस लगाना, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एएस लगाना, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। हाँ हमारी थोड़ी है, हमारी तो देखना है हमें, हमें क्या मतलब है कैसे भी लगाए हो, ठीक है? गलत होगा तो गलत बता देंगे। और ऑडिट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसए लगाना, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। बस ऐसे ही गलत हो जाता है, ऐसे ही होता है, क्योंकि ना इतने सिमिलर वर्ड्स होते हैं, इतने क्लोज वर्ड्स होते हैं, हम समझ ही नहीं पाते। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। स्ट्रैटेजी, ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। इंटरनल कंट्रोल लगाना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेफिनेटली मैन। और ऐसे ना छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं ट्रू फॉल्स के अंदर, ठीक है? और विद रीजन डालना रहता है, एकदम इजीएस्ट आंसर होते हैं, पर हम एक्चुअली एक ही बार पढ़ते हैं और आंसर कर देते हैं, इसलिए वो गलत हो जाते हैं। इसलिए ऑलवेज रीचेक द क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो। ओके, देखो बचपन में ना सबसे ज्यादा डांट अगर मेरी मम्मी से किस चीज के लिए पढ़ती थी, वो किस चीज के लिए थी कि यार तुम डबल क्यों नहीं पढ़ती हो क्वेश्चन को। मैं इतनी मतलब ना हमेशा से, देखो कैसा है ना, मार्क्स मेरे हमेशा से आए अच्छे बचपन से, लेकिन जो करते थे वो किस लिए करते थे? सिली मिस्टेक्स। और सबसे ज्यादा दुख पता है कब होता है? मुझे क्वेश्चन ही नहीं आता, ठीक है नंबर नहीं आएंगे, एक्सेप्टेबल है। मुझे आता है, गलत पढ़ा है इसलिए गलत हुआ है, एक्सेप्टेबल नहीं होता, बहुत दुख होता है बेटा। इसीलिए बोल रही हूँ क्वेश्चन को ना बार बार पढ़ो, और एक बार पढ़ो लेकिन ढंग से पढ़ो। ओके, अब वो तुम पे डिपेंड है, कितनी बातें कर रही है, ज्यादा पढ़ती है क्या क्वेश्चन? और मतलब मुझे मेरी मम्मी सबसे मेनली इसलिए डांटती थी कि तू हमेशा वो ही गलत करके आती है जो मैं तेरे को सबसे ज्यादा बताती हूँ। ओके, हमेशा ऐसे होता है, जिस चीज को अपन सबसे ज्यादा सुनते हैं ना, हमें लगता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए उस चीज के लेके, या मुझे आती है आती है। मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो एक चीज, इसका एक एग्जांपल, अभी जो मैं मूवी देख के आई ना, उसमें से एग्जांपल मेरे को अचानक ध्यान आया, अभी बात कर रहे हैं इसलिए। 12th फेल जो मूवी देख के आई मैं, उसमें क्या था कि बच्चा हिंदी मीडियम का था, और ना उसने उसकी जो कोचिंग लेता था ना वो आईएएस की और ये सब चीजों की, तो उसमें ना एक टॉपिक था टेररिज्म। क्या था? टेररिज्म इन इंडिया, टेररिस्ट इन इंडिया, टेररिज्म इन इंडिया, इस पर टॉपिक था। उसने क्लास में उस पर क्या लिखा, सब बच्चों ने ऐसे लिखा, सबसे बेस्ट ऐसे उसका था, ऐसे अपना वाला ऐसे नहीं, स्टैंडर्ड ऑन ऑर्डिंग ESSAY, ओके ऐसे। तो सबसे अच्छा ऐसे उसका था, उसके टीचर ने उसको बहुत ही तारीफ करी, और ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि यार क्या ऐसे लिखा है मैंने, ओके। और सबको भी लग रहा था कि बहुत शानदार लिखा है। अब कोइंसिडेंटली जब उसका मेन एग्जाम था, उसमें भी ऐसे आ गया वो, और वो खतरनाक छापाया वो ऐसे, ठीक है, क्योंकि उसको याद था, उसको अच्छे से पता था, उसने पढ़ाई करी थी बहुत अच्छी। फिर वो बाहर आके बोला अपने फ्रेंड को कि यार इस बार मुझे इस इंग्लिश के पेपर में फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि मतलब मेरा लक इतना अच्छा था कि जो टॉपिक ऐसे का आया वो कौन सा आ गया जो मुझे बहुत अच्छे से आता था, जिसकी मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी, टेररिज्म। तो उसका फ्रेंड बोला टेररिज्म, ठीक है हमको पता तेरे को आता है, पर टेररिज्म कौन से क्वेश्चन में था? बोले यार देख 4th के ए में था टेररिज्म, मैं लिख कर आया हूँ। तो वो बोल रहा है यार क्या गड़बड़ है क्या गड़बड़ है। उसने देखा तो उसने उसको बोला भाई तू पक्का फेल है, तू देख वो टेररिज्म नहीं टूरिज्म है, टूरिज्म है। ओके, हमने बहुत अच्छी तैयारी करी किसी चीज की, हमको चारों तरफ ना वही वो दिखता है। बात समझ में आ रही है?
सब्जेक्ट्स में भी ऐसे ही होता है, हमें लगता है ना ये सब्जेक्ट मेरा बहुत ज्यादा अच्छा है, वो ही सब्जेक्ट तुम्हें धोखा देता है। इट हैज हैपेंड टू मी। मुझे फाइनल्स में लगता था कि ना, एक सब्जेक्ट आता हमारे फाइनल में, अपने फाइनल में, डीटी, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अभी टैक्स तुम्हारे एक ही है, वहां जाके 2 हो जाते हैं, एक डीटी एक आईडीटी, ठीक है। सो डीटी 7 सब्जेक्ट एक तरफ, डीटी एक तरफ, इतना कोर्स है डीटी का फाइनल के अंदर। अभी डीटी पर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि यार डीटी मतलब और किसी में पास होनी हूं, इसमें तो मेरे खतरनाक नंबर आएंगे, और ये पेपर तो मुझे मतलब मेरा फेवरेट हुआ करता था टैक्स हमेशा से। तो डीटी मेरा सबसे बुरा पेपर गया डीटी का, क्योंकि जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें उन्होंने टारगेट कौन सा पेपर किया था, डीटी। वो होता है हर ग्रुप में से एक एक पेपर टारगेट करते हो, उस साल उन्होंने टारगेट कौन सा किया, डीटी। एंड मुझे सबसे ज्यादा दुख यही हो रहा था कि यार कोई पेपर खराब होता ना, मुझे दुख नहीं था, डीटी खराब हुआ मेरा, मुझे दुख था। और एक्चुअली मैं हमेशा से ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुई थी, हमेशा फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, इंटर दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट एक साथ हो गई, ठीक है। 12th में भी हमेशा ऐसी, सो आई नेवर, मैंने कभी फेलियर फेस ही नहीं किया था, ओके। और मैंने जब फाइनल के दोनों ग्रुप दिए, मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया, ओके। सेकेंड ग्रुप में मेरा सिर्फ 3 नंबर से मैं रह गई, किसके कारण, डीटी। रह गई का दुख नहीं था मुझे इतना, जितना मुझे ये दुख था कि मैं रही किसके कारण, डीटी, ओके। सो ऐसा भी होता है, हाँ कराया था भाई, और तेरे को पता है 1 नंबर मेरा भड़ा भी था उसमें, और दुख हुआ मुझे कि भाई तू 4 कम कर लेता, इससे अच्छा यार इतने कम नंबर से मैं रही थी तो रीचेक तो कराती है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, और डीटी में रही थी तो वैसे भी। पर मेरे को पेपर देते से समझ में आ गया था कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, वो यार गट फीलिंग तो आ जाती है। कितना ही आदमी बोल दे कि यार मैंने तैयारी करी थी, मेरा पेपर अच्छा गया था, मैं फेल कैसे हो गया, फेल होने वाले को पता होता है कि उसके चांसेस थे फेल होने के, अंदर से तो अंतरात्मा बोलती है कि तेरा पेपर अच्छा नहीं गया भाई, ठीक है, ऊपर से कितना भी अपन कुछ भी बोल दे। लेकिन 1 नंबर भरा भी और दुख हुआ। लेकिन फिर सेकेंड टाइम जब मैंने अटेम्प्ट दिया, मेरा क्लियर हो गया था, चारों पेपर और सीए तो बनी गई थी, लेकिन उस टाइम भी मेरे डीटी का पेपर कोई खास नहीं गया था, वो पहले वाले से भी बुरा गया था, पर देन ऑल्सो आई क्लियर, क्योंकि डीटी टारगेटेड नहीं था उस अटेम्प्ट में, इसलिए, ठीक है। तो पेपर इतना टिपिकल नहीं आया था। लेकिन बेटा ऐसी ना बहुत सारी सिचुएशंस अपनी लाइफ में होती है कि आप जिस चीज के लिए बहुत कॉन्फिडेंट होते हो ना, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कभी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए कभी भी, ओके। कहाँ की बात हम कहाँ ले गए, आप कहाँ थी मैं, हाँ मैं ही लेके गई हूँ, तो मुझे पता है ना। सो वो 12th फेल में एग्जैक्टली वो टेररिज्म उसके दिमाग में इतना फिट था, जैसे उसने देखा अरे टेररिज्म छाप दिया, ऐसे पढ़ाई नहीं वापस, वो टूरिज्म था यार, ओके। इतनी माइनर मिस्टेक्स होती है, ये बात तुम्हें पता है अभी मजाक की लग रही है, पर शायद ना पता नहीं किस बच्चे के काम आ जाए, ओके। छोटी छोटी सीख होती है जिंदगी में जो हमारे कब काम आ जाती है ना, हमें पता ही नहीं चलता। कि अब तुम पक्का क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़ोगे, और ना पढ़े कोई बच्चा तो ऐसा होगा जो पढ़ेगा और उसको ना उससे बेनिफिट होगा। रीचेक करना ही चाहिए हमेशा, टाइम हो चाहे ना हो, ये भी तो फैक्टर है ना मैम, टाइम ही नहीं होता एग्जाम में हमें। चलो कहाँ थे, तू तो ना यहाँ सामने आके पढ़ाऊंगी तेरे को, तो मैं चुपचाप बैठा रहे एकदम, हाँ कहाँ थे, ठीक, ओके हो गया बेटा ऊपर वाला, कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लान बनाना भी और स्ट्रैटेजी, यही से तो शुरू किया था रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो सो चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन, मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरली वो पार्ट यार, टूरिज्म बेचारे का पूरा पेपर बर्बाद हो गया, उसका 1 नंबर भी नहीं आया होगा उस ऐसे के अंदर। सो लेकिन लर्निंग्स है लाइफ की छोटी छोटी। चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन, देखो इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसमें सिंपल सा दिया हुआ है कि आपका प्लान कभी भी डिस्क्रीट नहीं होता। डिस्क्रीट का मतलब होता है एक बार बना लिया सो बना लिया, चेंज ही नहीं करूंगी, नहीं। प्लान और रियल लाइफ में तो बहुत डिफरेंस होता है। तुमने प्लान बनाया था कि मुझे अकाउंट्स की जो तैयारी है वो अगले 15 दिन में करनी है, 15 दिन का समय अकाउंट्स को दिया है, लेकिन बीच में तुम्हारी तबियत खराब हो गई 4 दिन, तुम्हारे प्लान को तुम रख लो वैसे का वैसा, पॉसिबल ही नहीं है। तो सिचुएशन और प्लान में बहुत फर्क होता है, हमें रियल लाइफ के हिसाब से प्लान में चेंजेस करने ही पड़ते हैं, यही बात यहाँ पर दी हुई है। पढ़ सुना। The auditor shall update and change the overall audit strategy and the audit plan as necessary during the course of the audit. ऑडिट करते करते जहां पे भी चेंजेस जरूरी है वो तुम्हें करने ही चाहिए। आगे The auditor will need to modify the overall audit strategy and audit plan as a result. कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि क्या हो सकता है जब मुझे प्लान को या स्ट्रैटेजी को बदलना पड़े, जैसे कि कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया,
मैंने सोचा नहीं था, पर वैसा कोई कंडीशन सिचुएशन आ गई, ओके, मुझे चेंज करना पड़ेगा। और कंडीशन बदल गई, मैंने सोचा था कि ना कंपनी अच्छे से चल रही है, तो उसके हिसाब से मैंने सारी प्लानिंग करी थी, बीच में ही आग वाग लग गई, डॉक्यूमेंट से जल गए, कंडीशन ही बदल गई, ठीक है, चेंजेस करने पड़ेंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये भी कितना बड़ा एक फैक्टर हो सकता है। जब मैंने प्लानिंग करी थी, मैंने बैलेंस शीट देखी हल्की सी उसकी, उसके कहीं पे भी डिबेंचर नहीं दिख रहा था मुझे, ठीक है, तो कोई प्लानिंग में भी नहीं आया, बात ही खत्म, एलिमेंट ही नहीं है उसके अंदर। पर जब मैं एविडेंस ढूंढ रही थी, जब मैं चीजों की चेकिंग कर रही थी, जब मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले, उसमें ना मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखा, उसमें लिखा हुआ था 15% डिबेंचर इशूड ऑन 1 दिसंबर। अब यार ये डॉक्यूमेंट कैसे है? अब मेरा दिमाग दौड़ेगा, मुझे बैलेंस शीट में कहीं डिबेंचर नहीं दिखा, मेरी प्लानिंग में भी कहीं नहीं है, लेकिन मेरे को एविडेंस एक ऐसा मिल गया जिसके कारण अब तुम्हें अपनी प्लानिंग को बदलना ही छोड़ दोगे उस डॉक्यूमेंट को, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा। यही तो पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट है तो वो बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिख रहा। तो कभी कभी एविडेंस हमें कुछ ऐसे मिल जाते हैं जिसके कारण हमें प्लानिंग को भी क्या करना पड़ जाता है, बदलना पड़ जाता है। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस जहां पे आपको अपनी प्लानिंग को, स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़े। मैनेजमेंट बदल गई, मैंने जिसके साथ मेरे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करे थे, वो सीईओ वही चला गया, उसकी जगह कोई और आ गया। अब यार कहीं ना कहीं तो चेंजेस करने पड़ेंगे ना, फिर से मीटिंग करनी पड़ेगी, जो भी करना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज। कभी कभी सिचुएशन, कंडीशन और एविडेंस ऐसे हो जाते हैं। आगे बढ़ो। Based on the revised situation of assessed risks, auditor need to modify the NTE of ठीक है, audit procedures. आगे बढ़ो। This may be the case when information comes to the auditor's attention that differs significantly from the information available when the auditor planned the audit procedures. ऐसा कब होता है जब हमें चेंजेस करने पड़ते हैं? जब हमने जब ऑडिट को प्लान किया था, उस टाइम पे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो बहुत ज्यादा डिफर करती है, अलग है किससे? अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। प्लान किया था तब मुझे इंफॉर्मेशन दी नहीं उन्होंने पूरी, तो मैंने उसके हिसाब से प्लान कर लिया। अब जो मेरे पास इन्फो आई है वो उससे बहुत ज्यादा क्या है, अलग है, चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, substantive procedure may contradict audit evidence obtained through test of control। ये लाइन छोड़ दो, ये लाइन तुम्हें कल समझ में आएगी जब मैं तुम्हें वो चार्ट समझा दूंगी, ठीक है। मैं इसीलिए बोल रही थी यही शब्द उसमें दिए हुए हैं ऊपर, ठीक है, टीओसी टीओडी ये क्या होता है कल समझेंगे, तो ये लाइन छोड़ दो। फाइनली दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, प्लानिंग, डायरेक्शन, सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम। ऐसे 300 के हिसाब से आप अपनी टीम को कैसे डायरेक्ट करोगे, कैसे सुपरवाइज करोगे। एज पर ऐसे 300 ऑडिटर शेल प्लान द एनटीई ऑफ द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द ईटी मेंबर्स। ये भी आपका अलग से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एनटीई ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ ईटी मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क वेरी डिपेंडिंग ऑन मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग। देखो मैं हर ऑडिटर अपनी टीम को सेम तरह से डायरेक्ट नहीं करता। मेरी टीम 10 लोगों की है, दूसरे वाले की टीम 50 लोगों की है, सेम तरह से कर लो, डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, कुछ फैक्टर्स है जिस पर मेरा डायरेक्शन और सुपरविजन डिपेंड करता है। पहला, साइज एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द, हाँ, एक छोटी सी कंपनी की ऑडिट करने हमें जाना है, एकदम हमारे लिए तो खेल है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुपरविजन हल्का सा कम भी रख सकती हूँ मेरी टीम पे। एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपनी की ऑडिट करने मुझे जाना है, यहाँ मुझे सुपरविजन ज्यादा रखना पड़ेगा। तो जिस एंटिटी की ऑडिट आप करने जा रहे हो उसका साइज क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उस पर भी आपका डायरेक्शन डिपेंड करेगा। दूसरा, एरिया ऑफ द ऑडिट। क्रेडिटर जब लोग चेक करते हैं मेरी टीम, उस पर जो मैं सुपरविजन डायरेक्शन रखूंगी, एक टैक्स चेक कर रहा है कोई, उस पर जो रखूंगी उसमें भी क्या आएगा, फर्क आएगा। एरिया क्या है। तीसरा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। जिस कंपनी में मुझे मटेरियल मिस स्टेटमेंट का जो रिस्क है, मतलब गलतियां मिलने का जो रिस्क है वो ज्यादा फील होगा, वहां पर मेरा डायरेक्शन भी क्या होगा, सुपरविजन भी क्या होगा। और जहां मुझे ये जो रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का, गलतियों का, ये कम नजर आता है, वहां पे मेरा सुपरविजन भी क्या होगा, कम, ज्यादा नहीं बोलेंगे, मतलब चेंज होगा दोनों के अंदर, वहां पे किसी और तरह से होगा और हाई रिस्क वाले में किसी और तरह से होगा। कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर। डेफिनेटली अगर मेरी टीम में सब के सब कैसे हैं, कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक सब लोग हैं, तो उसमें मेरा क्या होगा, सुपरविजन कम भी होगा, चलेगा। लेकिन अगर यही सब नए नए से बच्चे हैं, फर्स्ट आर्टिकल ज्यादा है, एक्सपीरियंस लोग कम है, तो मेरा सुपरविजन भी ज्यादा होगा। सो दीज आर सम फैक्टर्स जिसपे आपका सुपरविजन और डायरेक्शन डिपेंड करता है। डॉक्यूमेंटेशन, आप इतनी सारी प्लानिंग करते हो,
आपको ना अपनी फाइल में चीजों को लगाना भी पड़ता है। पता क्या क्या लगाते हो? स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट करते हो, प्लान को डॉक्यूमेंट करते हो, और जो चेंजेस बीच बीच में करते जाते हो ना, उनको भी क्या करते हो? डॉक्यूमेंट करते हो। डॉक्यूमेंट आपको सब कुछ करना पड़ता है अपनी फाइल में, ठीक है? स्ट्रैटेजी, प्लान और चेंजेस, ये 3 चीज आप डॉक्यूमेंट करते हो। चलो, ये पॉइंट आप पढ़ना मत, ये पॉइंट आपको फिर से कल ही समझ में आएगा। RAPs, FAPs कल वो अभी चार्ट भेज देती हूँ मैं तुमको वो, ठीक है? ये है आपकी ऑडिट प्लानिंग। कल हम कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोग्राम, अरे राम, इसको हो जाना चाहिए, इतना नहीं है। प्रोग्राम बहुत इजी पॉइंट है एक्चुअली, प्लानिंग में ही था जो था मेन, ठीक है? हम कोशिश करेंगे कल हमारा प्रोग्राम पूरा हो जाए। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम आके करेंगे, अदरवाइज कल इसको फिनिश कर देंगे। वो चार्ट मुझे समझाना पड़ेगा मेन तो।